Hello friends, Unexam portal welcomes you all. Hope you all are doing well. तो आज के हम अपने सीरीज़ में अपने सेगमेंट को और आगे ले जाते हुए जो हमारा डेली करंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन का सेगमेंट है, आज हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। तो बिना किसी देरी के आइए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आइए हम उसको देखते हैं। First question for the day is with reference to the New Delhi International Arbitration Center, इसको शॉर्ट फॉर्म में NDIAC के नाम से जानते हैं हम। Consider the following statements। ये न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के बारे में सवाल पूछा गया है। आइए इसके बारे में जानें और वापस अपने क्वेश्चन पे आएंगे हम फिर से, ठीक है। तो आखिर न्यूज में ये क्यों रहा, अगर इसकी बात करें तो रिसेंटली इसके चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। किसके द्वारा? अपॉइंटमेंट कमिटी है जो कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमिटी ने किसको अपॉइंट किया है एज अ चेयरमैन? जस्टिस हेमंत गुप्ता। जस्टिस हेमंत गुप्ता को चेयरमैन अपॉइंट किया है। आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जस्टिस हेमंत गुप्ता जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, ठीक है। आइए अगर हम न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के बारे में और डिटेल में जानें तो ये एक तरह का क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत पास किया गया था। कब किया गया था? 2019 में। उस बिल को या उस एक्ट को किस नाम से हम जानते हैं? न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019, ठीक। क्या काम करता है इसका? मेन पर्पस क्या है? कंडक्ट आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। मतलब ये क्या करता है? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात करता है। जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने की बात करता है, जिसमें कोर्ट या लीगल प्रोसीडिंग हमें करने की जरूरत ना पड़े। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, जहां पे नेगोशिएशंस होते हैं, दोनों पार्टीज जो डिफरेंट पार्टीज हैं उनके बीच में एक समझौता कराया जाता है जिससे कि उनकी जो डिस्प्यूट है रिजॉल्व हो सके। और चूंकि ये कोर्ट में नहीं जाता तो इससे जो नंबर ऑफ केसेस हैं कोर्ट में, जो प्रेशर है उन पे, तो उनको भी कहीं ना कहीं उस प्रेशर को ये कम करने में जो है कामगार साबित होगा, ठीक है। और अभी रिसेंटली इस एक्ट में बदलाव करके इसका नाम चेंज कर दिया गया है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को भी देखेगी या उनको भी रिजॉल्व करेगी, ठीक। इसी वजह से नाम में ही हम अगर देखें तो इंटरनेशनल वर्ड लगा है। और इसको एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अगर इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो इट इज अ 7 मेंबर्ड बॉडी। अब कौन कौन है? एक तो चेयरमैन हो जाएंगे हमारे, ठीक है। चेयरमैन कौन हो सकते हैं? ये जज हो सकते हैं। किसके? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के। या तो ये हो या फिर कोई एमिनेंट पर्सन जिनके पास स्पेशल नॉलेज है इस फील्ड में या एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड मीडिएशन। इन सब फील्ड्स में अगर उनके पास क्या है, एक्सपीरियंस है, तो वो भी चेयरमैन बनाए जा सकते हैं, अपॉइंट किए जा सकते हैं, ठीक। इसके अलावा चेयरमैन के अलावा 2 एमिनेंट पर्सन हैं। किससे रिलेटेड? इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, जिसमें एक सीईओ होंगे और बाकी क्या होंगे? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा नॉमिनेट किए गए सदस्य होंगे, ठीक है। सीईओ का मेन काम क्या है? मेन सीईओ जो है ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को देखेगा या देखता है, ठीक। और जो एक और जो मेंबर है वो पार्ट टाइम मेंबर होंगे जो किसी ट्रेड बॉडी से जुड़े होंगे। तो ये सारे क्या हैं? मेंबर्स हैं। अगर इनके टर्म की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, तो ये 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद इट दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इनको दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है, रीअपॉइंट किया जा सकता है। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। और रिटायरमेंट एज की बात करें तो जो चेयरमैन होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज 70 ईयर्स होती है। और वहीं जो अदर मेंबर्स हैं हमारे, उनकी 67 ईयर्स होती है।
तो ये हो गई रिटायरमेंट एज मेंबर्स की और चेयरमैन की। ठीक, अब बात करें अगर इनके ऑब्जेक्टिव के बारे में, काम क्या करेगा ये? इट विल प्रमोट रिसर्च, रिसर्च को बढ़ावा देगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, एंड इट विल ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेस, वेरियस कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स कंडक्ट कराएगा इन द फील्ड ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैटर्स। मतलब ऑल्टरनेट क्या मतलब? कोर्ट के अलावा जो जहां पे डिस्प्यूट रिजॉल्व किए जा सकते हैं उनकी बात करता है। ठीक, दूसरा क्या है? प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ताकि क्या हो सके, क्या किया जा सके, कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को आसानी से एफिशिएंट तरीके से कंडक्ट किया जा सके। ठीक है, तीसरा क्या है? मेंटेनिंग अ पैनल ऑफ एक्रेडिटेड प्रोफेशनल्स, जो स्किल्ड या क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हो उनको मेंटेन करना या उनके नंबर में बढ़ोतरी करना, उनके लिए भी उनको प्रमोट करने की बात करता है ये। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके। और की फंक्शन की बात करें तो हमने पहले भी जाना कि ये क्या करता है, इट फैसिलिटेट्स एंड कंडक्ट्स आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। ठीक है, इन प्रोफेशनल तरीके से करता है, टाइमली मैनर, विद इन टाइम ड्यूरेशन, और ये साथ ही साथ क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कंडक्ट करता है। क्योंकि हम कोर्ट जाते हैं, वहां पे केसेस लड़ते हैं तो काफी समय तक वो चलता रहता है, केसेस साल 2 साल 10 साल कितना भी समय लग सकता है। ठीक है, बट ये क्या है, एक तरीके का कॉस्ट एफिशिएंट जो है मैनर में यहाँ पे केसेस को रिजॉल्व किए जा सकते हैं इन अ टाइमली मैनर। इसके फाइनेंस और ऑडिट के बारे में बात करें, फाइनेंस के बारे में बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट से इसको फाइनेंस मिलता है। इसके साथ साथ ये जो फी कलेक्ट करेंगे, जो भी पार्टीज इनके पास आएंगे वहां से, वो भी एक सोर्स है इनके फंड का, और इसके अलावा कोई अदर सोर्स भी इनके अलावा हो सकता है। और जहां तक इनके ऑडिटिंग की बात हो गई, इनके अकाउंट की, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, इनको एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा अपना, जिसको ऑडिट कौन करेगा? कैग, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। ठीक, तो इसको भी ध्यान देंगे हम। तो आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फॉर कंडक्टिंग आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। इस इंस्टीट्यूशन को, दैट इज NDIAC को क्या किया गया है? इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो देश के लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, उसका टैग इसको दिया गया है ताकि ये क्या कर सके, इट कैन कंडक्ट आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है स्टेटमेंट? द अकाउंट्स ऑफ NDIAC will be audited and certified by Comptroller and Auditor General of India। किसके द्वारा इसके अकाउंट ऑडिट किए जाएंगे? कैग के द्वारा किए जाएंगे, जिसके बारे में हमने जस्ट अभी बात किया। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां पे हमारा जो आंसर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट, कौन से ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में कौन सा सही कौन सा गलत है। तो यहां पे आंसर हमारा हो जाएगा सी, दैट इज 1 and 2 both are correct। okay, so let's proceed to the next question। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डोकरा आर्ट। ये आर्ट एंड कल्चर का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम डोकरा आर्ट के बारे में जानेंगे। रिसेंटली अभी न्यूज में भी ये रहा, इसके बारे में बात हुई, क्यों बात हुई उसके बारे में आइए हम जानते हैं। रिसेंटली अभी देखा गया कि बंगाल में लाल बाजार जो विलेज है, जिसको ख्वाब गांव बोला जाता है या विलेज ऑफ ड्रीम्स कहते हैं, वो क्या हुआ, इस डोकरा आर्ट के लिए एक हब बन गया है। काफी समय से क्या हो गया है, एक हब बन गया है। इसी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा। ये लाल बाजार ये कहाँ पे है हमारा? ये वेस्ट बंगाल में
लोकेटेड है। ठीक है, ये झारखंड के बॉर्डर पे आता है, बॉर्डर एरिया पे। ठीक, तो वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में दो और जो फेमस जगह है जहां पे इस आर्ट को प्रैक्टिस किया जाता है, वो कौन कौन से जगह हैं? बिकना इन बंकुरा डिस्ट्रिक्ट, बंकुरा जिले में, और दरियापुर इन वर्धमान डिस्ट्रिक्ट। ये दो और इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहां पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक, और ढोकरा के बारे में बात करें, ढोकरा या इसको ढोकरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का एंशियंट या ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। ठीक, ऑफ बेल मेटल क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट, इसको बेल मेटल क्राफ्ट बोलते हैं, जहां पे मेटल की क्राफ्टिंग होती है। ठीक है, और ये लगभग कई सालों, 5000 सालों से ये प्रैक्टिस करते आए हैं हम, इंडिया में ये प्रैक्टिस होता आया है। ठीक है, तो ये एक तरीके का एंशियंट आर्ट है हमारा। और कहां कहां प्रैक्टिस किया जाता है ये? वेस्ट बंगाल में, इसके बारे में हमने अभी जाना। झारखंड हो गया हमारा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड तेलंगाना, ये सारे जो है लगभग एक दूसरे से सटे हुए स्टेट्स हैं। ठीक है, बॉर्डरिंग ईच अदर, इसीलिए ये इन सब जगहों पे लगभग प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल है इस आर्ट का, ढोकरा आर्ट, जहां पे क्या है, मेटल क्राफ्टेड आर्ट पीस है। ठीक है, जो देखने में काफी अच्छा, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और अभी अगर बात करें तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी काफी ज्यादा डिमांड है, इस वजह से ये आर्ट काफी न्यूज में, कई बार न्यूज में रहा है। ठीक है, तो ये आपने देखा इस आर्ट के बारे में। और इसके बारे में बात करें, इसको कैसे बनाया जाता है, तो इस आर्ट फॉर्म ढोकरा आर्ट को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा है कि वहां पे कास्टिंग होती है। पहले क्ले का कास्ट बनाते हैं हम, ठीक है, और उसके बाद फिर वैक्स, उसमें वैक्स डालते हैं, पोर करते हैं, और फाइनली उसमें क्या करते हैं, जो मेटल होता है, मोल्टन मेटल, उसको डालते हैं, और फिर क्ले के कई लेयर्स होते हैं, और एट द एंड क्या होता है, जो वैक्स उसमें हम डालते हैं वो बाहर आ जाता है, वो एक तरीके से बाहर निकल जाता है, इसीलिए इसको लॉस्ट नाम दिया है, दैट द वैक्स इज लॉस्ट। जब उसको गर्म करते हैं तो वैक्स अपने आप पिघल के वो बाहर आ जाता है, और फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, जिसको कि ठंडा किया जाता है। तो इस तरीके से लॉस्ट वैक टेक्निक से इस आर्ट को बनाया जाता है, और ये काफ़ी जो है समय लगता है इस आर्ट को बनाने में, एक तरीका, क्योंकि ये हैंड क्राफ्टेड आर्ट है, तो इसमें काफ़ी समय, लगभग एक आर्ट पीस बनाने में आपको 1 महीने भी लगभग लग सकते हैं। ठीक, अगर इसके अर्लीस्ट, वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल की बात करें तो आपने सुना होगा द डांसिंग गर्ल, जो मिला था मोहनजोदाड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट पे मोहनजोदाड़ो। आप ये फिगर देख सकते हैं, अ वेरी फेमस जो है ये आर्ट है, जिसके बारे में हम सभी ने पढ़ा है। तो ये भी लॉस्ट वैक टेक्निक से बनाया गया एक आर्ट पीस है, आर्टिफैक्ट है। ठीक है, और इसके बारे में बात करें, प्रोसेस जो होता है काफ़ी डिफिकल्ट और काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस होता है, जिसके बारे में हमें अभी बताया कि काफ़ी समय लगता है इसको बनाने में। बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, कई तरीके का क्ले यूज़ किया जाता है, इसके साथ साथ और भी रॉ मटेरियल्स और मेटल का यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से, और लालपुर जो विलेज है, लाल बाजार विलेज, वो इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स है काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं, इस वजह से, इसी वजह से वो एक हब बना हुआ है इस आर्ट के लिए। ठीक है, हमने अभी बात किया। और इस आर्ट को वेस्ट बंगाल को इस आर्ट के लिए जीआई टैग भी मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है 2018 में। ठीक, और जो ढोकरा जो नाम है, ये ढोकरा दमार ट्राइब से लिया गया है। इनका नाम जो है किस पे पड़ा है, ढोकरा दमार ट्राइब्स, जो ट्रेडिशनल मेटल स्मिथ है, जो मेटल का काम करते थे, उनसे लिया गया। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ये पाए जाते थे। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे इस आर्ट को नाम दिया गया है। प्रोडक्ट ऑफ ढोकरा आर्टिजन्स, प्रोडक्ट की बात करें तो काफ़ी डिमांड में है, काफ़ी चर्चे में है डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट में। ठीक है, और आइए, तो ये इसके बारे में हमने जाना। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने
और आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो कह रहा है, क्या कह रहा है, ढोकरा इज अ फॉर्म ऑफ एंशियंट एंड ट्रेडिशनल बेल मेटल क्राफ्ट। ये एक ट्रेडिशनल या एंशियंट आर्ट है, मेटल क्राफ्ट है, जिसमें बेल मेटल क्राफ्ट का यूज किया जाता है। ठीक, ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और वहीं दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द मेटल कास्टिंग यूजेस लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये किस टेक्निक का यूज करता है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। वहीं तीसरा क्या कहता है कि मेकिंग ढोकरा आर्ट इज एन ईजी प्रोसेस। क्या ये इजी प्रोसेस है, इसके बारे में हमने अभी बात किया कि इसमें काफी समय लगता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का यूज किया जाता है, तो ये इजी तो नहीं होगा। ठीक, तो इस वजह से क्या है, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो इनकरेक्ट हो जाता है स्टेटमेंट 3। तो हमारा जो आंसर होगा 1 and 2 दैट इज ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आइए अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम और उसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस दैट इज MFIs कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इससे सवाल पूछा गया है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो आइए इसके बारे में हम जानें। ठीक, रिसेंटली अगर बात करें तो रिसेंटली सिडबी जो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि क्रेडिट प्रोवाइड करती है, ठीक है, इसने आइडेंटिफाई किया कि MFIs टू प्रोवाइड एनहांस सपोर्ट फॉर माइक्रो लैंडिंग। जो MFIs है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, वो माइक्रो लैंडिंग, छोटे छोटे जो लोन्स देने के लिए काफी ज्यादा क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर जाने, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम देखें तो ये एक तरीके के फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। क्या होते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज, जो छोटे लोन, स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करते हैं। किसको, जिनको कि क्या है, दोज हु डू नॉट हैव बैंकिंग फैसिलिटीज, जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं होती, जो अंडर सर्व्ड एरियाज है, खासकर से रूरल एरियाज, उनको फाइनेंशियल हेल्प या सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, लोन्स के, स्मॉल लोन्स के फॉर्म में। अगर डेफिनेशन की बात करें स्मॉल लोन्स की, तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। ठीक है, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्मॉल लोन्स उन लोन को बोलेंगे जो 1 लाख से क्या है, बिलो होते हैं, नीचे होते हैं, उनको हम माइक्रो लोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, MFI जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, माइक्रो लोन्स हो गए, छोटे लोन्स देने में सक्षम होते हैं, माइक्रो सेविंग्स के लिए हो गए। ठीक है, और माइक्रो इंश्योरेंस भी ये प्रोवाइड करते हैं, छोटे छोटे इंश्योरेंस स्कीम्स भी ये चलाते हैं। ठीक है, सिडबी की अगर बात करें तो सिडबी भी एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को, इंस्टीट्यूशंस को, अपने फंड्स ऑफ फंड, एक जो इनके पास जो फंड है, फंड्स ऑफ फंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फंड किसी और इंस्टीट्यूशन को ये प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्टली जो है कंज्यूमर या कस्टमर को नहीं प्रोवाइड करते। ये एक सिडबी जो है किसी अदर जो कंपनी है उसको प्रोवाइड करेगा, या MFI बोल लें। ठीक है, और ये MFI फिर क्या है, जो भी इंडिविजुअल या पर्सन होगा ये उनको लोन प्रोवाइड करेगा या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो ये क्या करता है एक तरीके से, और किसको प्रोवाइड करता है, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ग्रुप्स हो गए या इंडिविजुअल्स, इनको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, या फाइनेंशियल सपोर्ट। RBI, इंडिया में RBI जो है माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रेगुलेट करता है, और उनके जो अपर जो लिमिट है, लेंडिंग रेट है, उनको जो है टाइम टू टाइम चेंज कर सकता है या करता है। ठीक है, और जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उनके भी लिमिट को डिसाइड करता है। ठीक, ये बेनिफिट्स हैं हमारे, हम देखें अगर तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं MFIs के, तो ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक गेन्स प्रोवाइड करते हैं, फायदा, अगर जो लोन है उसको हम अपने बिजनेस में लगाएं, इन्वेस्ट करें कहीं, तो उससे जाहिर सी बात है हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कुछ गेन होगा। ठीक, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हेल्प करते हैं, जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, सर्व्स अंडर सर्व्ड एरियाज, जो रूरल एरियाज हो गए उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं,
थ्रू क्रेडिट फाइनेंस, ठीक, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया या और अदर इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ठीक, इजी एक्सेस टू क्रेडिट, आसानी से इनको पैसा मिल जाता है, चाहे वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या अदर जो है चीज़ों के लिए। इस तरीके से क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपैंड करता है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़, तरह तरह के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि वो उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें और आगे बढ़ सके, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में हैं, उसके बारे में बात करें तो पहला वहाँ हो जाता है जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनके बारे में भी सुना होगा हमने। ये जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप में इसमें 4 से 5 जो है इंडिविजुअल्स का मेंबर होता है या इनके मेंबर होते हैं, एक ग्रुप होता है और वो क्या करते हैं जो है लोन्स या जो भी है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, ग्रामीण मॉडल बैंक हो गया, जिसकी नींव रखी थी मोहम्मद यूनुस, ठीक है, पाकिस्तान के या सॉरी बांग्लादेश के, ठीक है। और चौथे हैं रूरल कोऑपरेटिव्स, ठीक। तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करें और वापस आते हैं, ठीक। तो पहला हमारा क्या कह रहा है, स्टेटमेंट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एमएफआईज में इंक्लूड माइक्रो लोन्स। माइक्रो लोन्स हो सकते हैं, माइक्रो सेविंग्स हो सकते हैं और माइक्रो इंश्योरेंस। ये सारी सर्विसेज क्या करता है, एमएफआई या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा, हमने इसके बारे में अभी सुना, ठीक। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड इट कैन सेट अपर लिमिट ऑन देयर लेंडिंग रेट। आरबीआई इनको रेगुलेट करता है, जो कि इनके जो अपर लिमिट है लेंडिंग रेट का, जिस दर पे ये लोन देते हैं, उनको भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक। और जॉइंट तीसरा क्या है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप इज अ टाइप ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनी। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप भी एक तरीके का माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाता है वहां पे 1, 2 and 3, दैट इज डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन स्टील। ग्रीन स्टील से रिलेटेड ये सवाल पूछा गया है। तो आइए पहले जाने ग्रीन स्टील के बारे में, क्या है, क्यों चर्चे में रहा, और उसके बाद हम वापस इस पे आते हैं वापस से, ठीक। तो ग्रीन स्टील पे आने से पहले अगर हम बात करें जो स्टील इंडस्ट्री है उसके बारे में कुछ फोकस डाले, तो हम देखते हैं कि जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक, इट प्रोड्यूसेस मोर CO2। ये जो है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है एज कम मोर CO2 एज कंपेयर टू अदर हेवी इंडस्ट्रीज है। अगर हेवी इंडस्ट्रीज को लेके देखें तो उनमें स्टील मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। अगर हम टोटल ग्लोबल एमिशन की बात करें उसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो वो 8%, अराउंड 8% तक कंट्रीब्यूशन करता है, जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है या सिग्निफिकेंट परसेंटेज है। इसलिए इसके बारे में चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। तो बहुत सारे एफर्ट्स या कोशिश की जा रही है कि जो स्टील प्रोडक्शन है उसको हम कोल फायर्ड फर्नेसेस से क्या करें, किस तरफ ले जाएं, उसको इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन पावर्ड फर्नेसेस कह ले, ठीक है। मतलब अपने एनर्जी सोर्स को बदलने की जो है जद्दोजहद जारी है, ठीक। लेकिन अगर हम देखें तो ग्रीन स्टील जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो काफ़ी एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, उसको बनाने में एक एक्सपेंसिव प्रोसेस लगता है, ठीक है। और इंडस्ट्री अभी भी उसको ये ज़रूरत है कि उसको स्केल अप करे प्रोसेस को, ताकि उसको क्या किया जाए, उसको और सस्ता या और जो है रैशनलाइज प्राइस को किया जा सके, ताकि हमारा जो नेट ज़ीरो टारगेट है इस इंडस्ट्री का कि ज़ीरो एमिशन का CO2 एमिशन, उसको अचीव किया जा सके, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। एक्चुअली
ये ग्रीन स्टील है क्या? ग्रीन स्टील इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बिना किसी फॉसिल फ्यूल के यूज किए। जो हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, अगर हम उनका यूज ना करके कोई अदर एनर्जी सोर्स जो रिन्यूएबल हो उसका यूज करें तो वो उससे हम ग्रीन स्टील बना सकते हैं। ठीक है, ग्रीन स्टील कोई नया कोई प्रोडक्ट या इनोवेशन नहीं है, ये बस प्रोसेस की बात करता है कि जो स्टील बनाने में जो प्रोसेस लगता है उसको एक तरीके से ग्रीन बनाने की बात करता है, ना कि ये नए प्रोडक्ट के इनोवेशन के बारे में। ठीक, तो जैसे फॉसिल फ्यूल्स की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? फॉसिल फ्यूल या कोल्स, जैसे कोल हो गए, उनके जगह पे क्या ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हम इसको ग्रीन स्टील बना सकते हैं या उसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है हमारे लिए टू रिड्यूस स्टील इंडस्ट्रीज। जो कार्बन फुटप्रिंट है, ये जो कार्बन एमिशन है इनका, उसको कम करने में ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है। क्यों ग्रीन हाइड्रोजन का यूज क्यों करें हम? ये भी सवाल उठता है, क्योंकि जब हम ग्रीन हाइड्रोजन को बर्न करते हैं, व्हेन इट बर्न्स इट एमिट्स ओनली वाटर। जो बाई प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ वाटर होता है, ठीक है, जो कि हमारे एनवायरमेंट को हार्म नहीं करता या नहीं पहुंचाता। ठीक है, और अगर हम लेकिन क्या करते हैं, अगर हाइड्रोजन बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा बनाएं, जिसमें वाटर और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाए, तो वो और एक तरीके से हमें ग्रीन स्टील के प्रोडक्शन की ओर या नए इनोवेशन की ओर ले जाएगा। और ये क्या होगा, लगभग देखें तो कंप्लीटली CO2 जो है फ्री होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्री होगा अगर इस प्रोसेस से बना है कि हम उसमें सिर्फ वाटर का यूज कर रहे हैं और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस हम अपना सकते हैं, ये एक सोल्यूशन हो सकता है हमारे लिए, बट सिंस इट इज एक्सपेंसिव, इसमें और इनोवेशन या और इसमें रिसर्च की जरूरत है। ठीक है, हाइड्रोजन और क्या सॉल्यूशन हो सकता है? हाइड्रोजन को हम लो कार्बन बना सकते हैं। कब? जब हम जो फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल के साथ और क्या यूज करें? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, CCUS, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। मतलब जो एमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड है उन्हीं को अगर हम इनको बनाने उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिसाइकल करके दोबारा यूज करें, तो एक तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग हो रही है, नए एमिशन नहीं हो रहे हैं। तो यहां से भी हम एक तरीके से लो कार्बन एक तरीके का जनरेट करेंगे, तो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। और इस हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, अगर इस प्रोसेस से जो बनाते हैं हाइड्रोजन, उसको हम ब्लू हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो और एक और हमारे पास सोल्यूशन है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस। इनका भी यूज कर सकते हैं, कोल बेस्ड फर्नेसेस के अलावा इनका यूज कर सकते हैं। बट लेकिन यहाँ पे एक खास बात, अगर जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हम रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें, यहाँ पे जैसे सोलर एनर्जी का यूज करें या विंड एनर्जी का, तो और भी ज्यादा क्या होगा, प्रोसेस ग्रीन होगा या और भी ज्यादा फायदेमंद होगा हमारे स्टील इंडस्ट्री के लिए। ठीक, तो इस तरीके से प्रोडक्शन ऑफ स्टील के अगर हम बारे में अगर देखें तो वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं जिनके वेरियस एमिशन जो जनरेट करते हैं, जैसे ग्रे हाइड्रोजन हो गया, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन जो कि सबसे कम कार्बन एमिट करता है या नेग्लिजिबल कार्बन CO2 एमिशन देता है। जब हम यहाँ पे नेचुरल गैस का यूज करते हैं तो यहाँ ग्रे हाइड्रोजन, इसी तरीके से ब्लू, और इसी तरीके से अगर हम ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें, एनर्जी का यूज करें, वाटर का यूज करें, तो वहां पे हमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो मिलता है वो उसका यूज अगर करें तो क्या है, ग्रीन स्टील हम बना सकते हैं। जो टारगेट्स हैं हमारे, जो SDG गोल्स हैं, कहीं ना कहीं उनको भी हम पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम प्रोडक्शन की अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो चाइना जो है 52.9% ऑफ स्टील प्रोड्यूस करता है। अगर अदर जो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है या कंट्रीज है, अगर एक साथ मिला दिया जाए, उनके परसेंटेज को जोड़ दिया जाए, तो भी चाइना क्या है, उन सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है। तो एक तरीके से चाइना पे भार भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है कि वो आगे आए और इन मेथड्स को यूटिलाइज करे ताकि ग्रीन
जो स्टील है उनको उसको सक्सेस बनाया जा सके। ठीक, तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, ग्रीन स्टील इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील विदाउट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये बिना फॉसिल फ्यूल यूज किए क्या करते हैं, हम स्टील को मैन्युफैक्चर करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। हम इसमें क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल ना यूज करके अदर जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया उनको यूज करते हैं या कर सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, इट इज अ न्यू वेराइटी ऑफ स्टील प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। ये क्या कह रहा है, एक नया वैरायटी है स्टील का जिसमें वेरियस एलिमेंट इन वेरियस प्रोपोर्शन उनको मिक्स करके कंबाइन करके एक नए तरीके का स्टील बनाया जाता है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये कोई नई वैरायटी स्टील की नहीं है जिसके बारे में हमने बात की। ग्रीन स्टील का मतलब है ये प्रोसेस की बात कर रहा है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको ग्रीन बनाने की बात कर रहा है, ना कि कोई नई प्रोडक्ट की बात करता है। तो ये इनकरेक्ट है। ठीक, तीसरा क्या कहता है, द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड वाया इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग वाटर एंड रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी कैन बी एन इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स। जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जा रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, उसमें क्या क्या यूज किया जा रहा है, अगर सिर्फ वाटर यूज किया जाए और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाए तो इट कैन बी एन इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स। किसके लिए, स्टील बनाने के लिए, स्टील प्रोडक्शन के लिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, तो इस तरीके से आंसर बी हो जाता है 1 and 3। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि वगीर रिसेंटली इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज। वगीर के बारे में बात कर रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, ये किस कैटेगरी से दिए गए, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। पहला है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, दूसरा टॉर्पेडो, तीसरा ड्रोन और चौथा है गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। ठीक, तो आइए पहले इसके बारे में जानें और वापस से इसको सॉल्व करेंगे दोबारा। ठीक, तो अगर हम वगीर की बात करें या आईएनएस वगीर इसे बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा 5वां सबमरीन है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। इसको या तो इसको कलवरी क्लास सबमरीन भी बोला जाता है। कलवरी इसलिए क्योंकि कलवरी जो है इस ग्रुप का जो है लीडर है, एक तरीके से लीड शिप है, इसी वजह से इसको कलवरी के नाम पे दे दिया गया है। ठीक, और ये प्रोजेक्ट 75 के तहत इसको बनाया जा रहा है। इसे रिसेंटली नेवी को डिलीवर कर दिया गया है, इसी वजह से ये अखबारों में था। ठीक है, अगर हम प्रोजेक्ट 75 के बारे में बात करें, अगर कुछ बात करें, तो ये प्रोजेक्ट 1998 में शुरू किया गया था विद कोलैबोरेशन ऑफ फ्रांस की कोलैबोरेशन से शुरू किया गया था। इसमें इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन की बात की गई थी कि इंडिया में इसको इंडिजिनस तरीके से बनाया जाएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कंपोनेंट्स यूज किए जाएंगे वो इंडिया में बनाए जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम उसको इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन का नाम दे रहे हैं। ठीक, स्कॉर्पियन डिजाइन होगा इनका, कहाँ पे बनाया जाएगा, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इस कंपनी के द्वारा, जो कि कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, और ये इंडिजिनस डेवलपमेंट है, तो एक तरीके से हमें इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, हमें आत्मनिर्भरता की तरफ ये क्या करेगा, ले जाएगा या प्रोत्साहित करेगा। तो ये जो क्लास था कलवरी क्लास सबमरीन, इस प्रोजेक्ट के तहत 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स, इस क्लास के सबमरीन्स बनाने थे। ठीक है, और आईएनएस वगीर जो है इस सीरीज का 5वां सबमरीन है। ठीक, 5वां है, तो अभी एक और बचा हुआ है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसको क्या बोलते हैं, किस नाम से हम जानेंगे, वगशीर। ठीक, तो उसके जो पहले वाले थे, कलवरी हो गया, खांदेरी हो गया, करंज, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, और लास्ट क्या है, वगशीर, आईएनएस वगशीर, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये 6 क्या है, इस प्रोजेक्ट के तहत क्या है, सबमरीन से जो बनाए जाएंगे या बनाए गए हैं। ठीक, आईएनएस वगीर के बारे में बात करें तो ये इस सीरीज का 5वां सबमरीन है। ठीक है, और ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, मतलब डीजल भी है इसमें और इलेक्ट्रिक भी है, दोनों का यूज इसमें किया जा सकता है। एक तरीके से हाइब्रिड कह सकते हैं, हाइब्रिड पावर्ड है ये। ठीक है,
और इसका जो नाम लिया गया है वगीर, वो एक सैंड फिश से लिया गया है, जो कि इट इज अ डीप सी प्रेडेटर, वो गहरे पानी में जो है क्या करता है, एक तरीके का प्रेडेटर है, ठीक है, ये फिश इन इंडियन ओशन। ओके, एक तरीके का ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जिसके द्वारा हाई प्रेसिजन से अटैक किया जा सकता है एनिमी पे या टारगेट्स पे विद प्रेसिजन गाइडेड वेपन्स। बहुत सारे वेपन्स से क्या है, ये लैश है जिसका यूज एनिमी को टारगेट करने में किया जा सकता है। ठीक, तो ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये है INS वगीर, जिसको अभी नेवी को सौंपा गया है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करें। तो पहला हमारा क्या है ऑप्शन, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, टॉर्पेडो, ड्रोन, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। तो हमने जैसे पढ़ा अभी जाना कि ये क्या है, स्कॉर्पियन क्लास एक तरीके का सबमरीन है या पनडुब्बी है, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये हमारा आज का सेशन यहीं खत्म होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आप हमसे जुड़ना चाहें तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूनी एग्जाम्स PCS चैनल से जो हैं कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्रशांत जी के द्वारा डेली करंट अफेयर सीरीज लाया जा रहा है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स, नए नए प्रोग्राम्स उस पर भी चलाए जाएंगे। और आपको अगर मंथली मैगजीन डाउनलोड करना है तो हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, आप वहाँ से जो है मंथली, हर महीने की मंथली मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही साथ एक और बात बताना है कि 30 दिसंबर को ओरिएंटेशन लेक्चर है, क्लास है आदित्य पटेल सर के द्वारा, जो कि हमारा जो क्रैश कोर्स प्रोग्राम है जो 7 जनवरी से स्टार्ट होगा, उसके लिए पूरा ओवरव्यू बताएंगे, कैसे तैयारी करनी है, कैसे आगे बढ़ना है UPSC जर्नी में, और उसको कैसे क्वालिफाई करना है। चूंकि ये ऑलरेडी क्वालिफाइड है, सेलेक्टेड हैं, ऑफिसर हैं, तो ये आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपनी जीत हासिल करनी है UPSC के फील्ड में। ठीक है, तो इस तरीके से आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।